Question number 3. Who were Germania and Marie? What was the importance of the way in which they portrayed? So they were allegories basically. So जो question है वो दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है. How had the female figure became an allegory of the nation during 19th century in Europe? Analyze. So this is an important question and it may come in your board examination. So go through it sincerely. So जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी यूरोप के, उन्होंने नेशंस को ह्यूमन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया. नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स और यही फीमेल फिगर्स चूज़ करी गई थी एज एन एलिगरी. ये कोई एक पर्टिकुलर वुमेन को नहीं पॉइंट आउट करते थे, ये पॉइंट आउट करते थे उस आइडिया को कि एक राष्ट्र बनेगा. एंड फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन. इवन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी आर्टिस्ट ने यूज़ करी फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. अब उन्होंने कैसे किया देखते हैं. उन्होंने सिंबल्स से करा. द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी वर द रेड कैप, ब्रोकन चेन, while justice was generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. So it is an allegory. फ्रांस में क्रिस्टीन मरी एक पॉपुलर नेम है, क्रिश्चियन नेम है, जो लोगों को जनरलाइज करता है. दैट्स वाई इट वॉज चूजन एज एन एलिगरी. वहाँ पर जैसे हमारी कंट्री में जो कॉमन नेम्स है राम, राहुल, गर्ल्स में नेहा, ये बहुत कॉमन नेम है, वैसे वहाँ पे क्रिस्टीन मरी एक क्रिश्चियन नेम बहुत कॉमन है. दैट्स वाई दिस नेम वॉज चूजन. Her characteristics were drawn from the Liberty and Republic. Red cap, tricolor, cockade. To popularize the national symbols, the statues of Mary were erected in public squares. Marine image were also marked on coins and stamps. तो आप देख सकते हैं फ्रांस में क्रिस्टीन मरीन के नाम के स्टैम्प्स भी बनाए गए, कॉइन्स भी बनाए गए, to make a general idea that she was a female figure and she was treated as an allegory and that represented the idea of the nation. Similarly, Germania जो थी became the allegory of German nation. In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves as a German oak stands for heroism. अब इसमें एक important बात है, I have already explained the full Germania in the video. So you have to go to the video and see that video again. So you will be able to make out what are the factors that Germania had and what they represented. Next question, briefly trace the process of German unification. सबसे पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 की बात करते हैं. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने अपना बेस्ट ट्राई किया जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग विलियम IV ऑफ पर्शिया, बट इट फेल्ड. वो फेल हो गई. यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्शिया. तो जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई तो पर्शिया ने अपने हाथ में ली लीडरशिप टू कैरी आउट द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन. और जो चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, दैट वाज ऑटो वन बिस्मार्क. ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस. उन्होंने ही सब किया. उन्होंने मूवमेंट्स चलाई, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली और पर्शियन आर्मी की हेल्प ली और उससे यूनिफाई करा नेशन को. कैसे? सबसे पहले जो बिस्मार्क हैं वो पर्शिया के ग्रेटेस्ट सन माने जाते हैं, मतलब कि बहुत ही उनका नाम है. और उनका जो टास्क था दैट वाज टू यूनिफाई द जर्मनी विद द हेल्प ऑफ आर्मी ब्यूरोक्रेसी. ही वाज कन्विंस्ड कि अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन होना है तो इट कुड बी अचीव्ड ओनली बाय द प्रिंसेस एंड नॉट बाय द पीपल. ही वांटेड टू अचीव हिज एम बाय नॉट मर्जिंग पर्शिया इनटू जर्मनी बट रादर एक्सपैंडिंग पर्शिया इनटू जर्मनी. 3 wars. Bismarck object of unifying Germany was accomplished by 3 wars that spanned over 7 years. 7 सालों तक ये वॉर्स चली, 1864 से लेकर 1870 तक, और इसमें बिस्मार्क को जीत मिली और जर्मनी जो था यूनिफाई होने के बहुत नज़दीक था. फाइनल यूनिफिकेशन कब हुआ? द अबव वॉर्स एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड हेल्प्ड इन कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. January 18th, 1871. This date is very important. In the royal palace of Versailles, the king of Persia was crowned the German emperor and the ceremony symbolized in the eyes of the world the newly born unity of the German people.